सो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बीएमसी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस क्या होता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंडर स्विच गियर आते हैं, सर्किट ब्रेकर्स आते हैं, अर्थिंग आती है, वायर्स आते हैं, केबल्स आते हैं, वायरिंग सिस्टम्स आती है, जिसमें से अभी तक हमने सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस, अर्थिंग है वो डिस्कस किए हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कितने कितने टाइप्स की वायरिंग सिस्टम होती है और वो कैसे की जाती है, और साथ में कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यह टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। अगर आपने वीडियो एक बार कंप्लीटली देख लिया अच्छे से तो आपको चीजें बहुत सी याद भी रह जाएंगी एक ही बार में, क्योंकि हमने लेक्चर भी ऐसे ही डिजाइन किया है और ऐसे ही फ्लो में रखा है कि अगर आपने एक बार वीडियो पूरा अच्छे से देखा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी और आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन के आंसर टिक कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की डेफिनेशन क्या है। So electrical wiring is an electrical installation of cabling and associated devices such as switches, distribution boards, sockets and light fittings in a structure। तो electrical installation में टोटल वायरिंग होती है जिसमें स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सॉकेट और लाइटिंग की फिटिंग कैसे की जाती है ये हम लोग देखते हैं। सो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हम मेजर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लिट वायरिंग, द सेकेंड वन इज बैटन वायरिंग, द थर्ड वन इज केसिंग एंड केपिंग वायरिंग एंड द फोर्थ वन इज कंड्यूट वायरिंग। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो अभी हम लोग आगे लेक्चर में देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं क्लिट वायरिंग क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग द पोर्सिलिन, वुड और प्लास्टिक क्लिट्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स और सीलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो व्हाइट कलर के आप देख सकते हो इसे हम लोग क्लिट कहते हैं, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर वायरिंग को हम लोग क्लिट वायरिंग कहते हैं। तो ये जो क्लिट्स है वो पोर्सिलिन, वुड या फिर प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए होते हैं, और ये दोनों में जो डिस्टेंस है दो क्लीट के बीच में वो यूजुअली 0.6 मीटर मैक्सिमम होता है। अगर इससे ज्यादा रखने की हम लोग कोशिश करेंगे तो ये जो केबल है इसमें सैग आ जाएगा और ये जो क्लीट्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। द पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स आर टेकन थ्रू द होल्स ऑफ ईच क्लीट एंड हेंस द क्लीट सपोर्ट्स एंड होल्ड्स द वायर। तो आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो क्लीट है यहाँ पे 3 होल्स है जिससे हम लोग वायर पास करते हैं और ऊपर से ये कैप हम लोग लगाते हैं और स्क्रू से फिट कर देते हैं, जिसके वजह से जो वायरिंग है वो एक ही जगह पे फिक्स रह पाती है। द केबल्स आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तो ये जो केबल है ये दोनों के बीच में हम लोग 2.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं। दिस इज एन इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ वायरिंग एंड इज यूज फॉर द टेम्पररी इंस्टॉलेशन। तो इसमें ज्यादा कोई खर्चा आता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस्टिंग लगती है ये जो क्लीट्स है उसकी, जो स्क्रू से हम लोग फिट करते हैं उसकी, और जो केबल हम लोग इससे पास कर रहे हैं तो वही। तो इतना ही खर्चा आता है, तो इसलिए ये सबसे इनएक्सपेंसिव मेथड है एंड इट इज यूज फॉर द टेम्पररी इंस्टॉलेशन। तो कहीं भी अगर हमें बहुत ही थोड़े टाइम के लिए काम होगा तो वहां पे हम लोग ये टाइप की जो वायरिंग है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है एंड सिमिलरली बहुत ही ईजी है ये इंस्टॉलेशन के लिए। Therefore, it is not suitable for home electrical wiring and also it is an outdated method। तो ये हम लोग होम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए प्रेफर नहीं करते, ये हम लोग जहाँ पे कहीं भी अगर टेम्पररी इंस्टॉलेशन होगा तो वहाँ भी हम लोग ये यूज करते हैं, और ये बहुत ही आउटडेटेड मेथड है। तो इससे भी और बहुत अच्छे अच्छे मेथड अभी डेवलप हुए हैं तो हम लोग वो प्रेफर करते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख लेना अच्छे से क्लीट मेथड क्या है, एक बार अगर आपने देख लिया तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये 0.6 मीटर होता है, केबल के बीच में ये 2.5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, और ये टेम्पररी इंस्टॉलेशंस के लिए हम लोग रखते हैं। तो इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो वो आप ध्यान से रखना, इससे भी कुछ इग्नोर मत कर देना, क्योंकि इससे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग इससे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्लिट वायरिंग के। तो एडवांटेजेस है इट इज इजी टू इंस्टॉलेशन, बहुत ही होता है इजीली। मटेरियल कैन बी रिट्राइव फ्रॉम द रीयूज। तो अगर हमने टेम्पररी कहीं भी वायरिंग की और उसके बाद अगर हमें वो वायरिंग निकालने की जरूरत पड़ी तो हम लोग इजीली जो मटेरियल है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रूज है वो हम लोग अगर निकाल लेंगे और क्लीट भी हम लोग इजीली वहां से ट्रेस आउट कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड फॉर इंस्पेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड एक्सपांशन। तो बहुत ही इजी होता है इंस्पेक्शन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए या फिर एक्सपांड करने के लिए। अगर हमें एडिशनल कुछ वायरिंग चाहिए रहेगी या फिर अगर वायरिंग में कुछ मॉडिफिकेशन करना रहेगा, कुछ एडिशनल पॉइंट्स अगर हमें कनेक्ट करने रहेंगे, लाइटिंग लोड या फिर फैन लोड,
तो इससे हम लोग इजीली कर सकते हैं। रिलेटिवली इकोनॉमिकल तो हमने देखा क्योंकि मैक्सिमम मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं होता है, बहुत ही कम मटेरियल यूज करते हैं, इसलिए ये इकोनॉमिकल भी है। एंड द स्किल्ड मैन पावर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो कोई भी आराम से कर सकता है। जो क्लिट्स है वही हमें सिर्फ वॉल पे है या फिर सीलिंग पे है वो हम लोग फिक्स करना है, तो कोई भी एडिशनल स्किल्ड मैन पावर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो डिसएडवांटेजेस भी क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। द अपीयरेंस इज नॉट गुड, तो अपीयरेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वायरिंग के लिए। तो इसका अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं लगता है दिखने में, क्योंकि जो वायरिंग है वो हम लोग इजीली देख सकते हैं आपको से, जो ओपनिंग वायरिंग है, और इसमें बहुत सी गैपिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता है दिखने में। द ओपन सिस्टम ऑफ वायरिंग रिक्वायरिंग द रेगुलर क्लीनिंग, तो जो वायरिंग है वो हम लोग ओपन एरिया में ही रखते हैं, इससे कुछ कवर हम लोग इस पे ऊपर नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो डस्ट है, जो पोल्यूशन है वो इस पे बैठ जाता है, इसलिए हमें फ्रिक्वेंट क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। एंड द हाई रिस्क ऑफ द मैकेनिकल इंजरी, तो जो वायरिंग है वो ओपन एरिया में ही हम लोग करते हैं, जिसके वजह से जो मैकेनिकल इंजरी होने के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से मे बी जो सर्किट में जो इंटरप्शन है जो सप्लाई में वो भी हो सकता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि बैटन वायरिंग क्या होती है। तो आप डायग्राम में देखा होगा आपने, तो बहुत सारे जो ओल्ड कॉलेजेस या फिर ओल्ड स्कूल्स वगैरह जो है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, वहां पे आपने देखा होगा ये पर्टिकुलर वायरिंग। तो अभी हम लोग एक एक करके पॉइंट्स देख ले हैं बैटन वायरिंग में क्या क्या होता है। द वायर शीट इन टफ रबर आर यूज विच आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, तो इसके लिए हम लोग जो टफ रबर है वो टाइप की वायरिंग हम लोग यूज करते हैं, जो इंसुलेशन होता है वो टफ रबर का हम लोग यूज करते हैं। ऑल द केबल वायरिंग इज इंस्टॉल्ड ऑन द वुडन बैटन इन स्ट्रेट मैनर विथ ब्रास लिंक क्लिप्स एंड फिक्स ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ 1.5 इंच स्क्रू। तो इसमें क्या होता है आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बैटन, वुडन बैटन यूज करते हैं, जिसके वजह से ये वायरिंग को हम लोग बैटन वायरिंग कहते हैं। तो ये वायरिंग के पीछे एक वुडन का एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं बैटन, आप यहाँ पे भी नीचे देख सकते हो डायग्राम में, जिसके ऊपर हम लोग वायरिंग प्लेस करते हैं और विद द हेल्प ऑफ ब्रासलिंग क्लिप्स। तो आप यहाँ पे डायग्राम में राइट साइड में देख सकते हो, ये जो क्लिप है इसके हेल्प से हम लोग उसे, जो केबल है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कलरिंग किया हुआ है जिसकी वजह से आप क्लियर यहाँ पे नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे देखोगे अच्छे से पॉज करके वीडियो, तो यहाँ पे एक ब्रास क्लिप लिंक्स हम लोग एक स्पेसिफिक इंटरवल पे कनेक्ट कर देते हैं। So buckle clips are a fixed brass pin on the wooden batten at the interval of 10 cm for horizontal runs and 15 cm for vertical runs। तो अगर हमने वर्टिकली जो ब्रास लिंक जो है वो कनेक्ट किया तो वो दोनों के बीच में, हर एक ब्रास लिंक के बीच में 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, और अगर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया तो उसके बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। वर्टिकली 15 सेंटीमीटर एंड हॉरिजॉन्टली 10 सेंटीमीटर। तो इसको जो है हम लोग वुडन बैटन पे रखते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रास क्लिप्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बैटन वायरिंग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द केबल यूज। तो बैटन वायरिंग को हम लोग दो मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस टाइप्स के वजह से? टाइप्स ऑफ द केबल यूज। तो कौन सी टाइप की हम लोग केबल यूज करते हैं उसके वजह से हम लोग इसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सीटीएस और टीआरएस वायरिंग। तो सीटीएस और टीआरएस वायरिंग में अगर लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। सीटीएस का फुल फॉर्म होता है केबल टायर शीथ एंड द टीआरएस का फुल फॉर्म होता है टफ रबर शीथ। तो आप ये अब देखा ही था टफ रबर स्टार्टिंग में। तो टीआरएस का फुल फॉर्म होता है टफ रबर शीथ एंड जो सीटीएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है केबल टायर शीथ। तो ये लिख लेना, इससे भी डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप वापस से एक बार लिख लेना। सीटीएस का फुल फॉर्म होता है केबल टायर शीथ एंड जो टीआरएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है टफ रबर शीथ। द सेकंड वन इज लीड शीथ और द मेटल शीथ वायरिंग। तो इसमें जो लीड शीथ या फिर जो मेटल शीथ की जो वायरिंग है वो हम लोग सेकंड टाइप में यूज करते हैं। तो शीथ क्या होता है? शीथ होता है बेसिकली कवरिंग। केबल के ऊपर अगर हम लोगों ने लीड किया फिर कोई भी मेटल प्लेट की अगर हमने वहां पे कवरिंग की गई है बहुत ही थिन मेटल प्लेट की फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द केबल, तो उसे हम लोग शीथ कहते हैं। तो सीटीएस टीआरएस एक टाइप में होते हैं और जो लीड शीथ या फिर जो मेटल शीथ है वो हम लोग सेकंड टाइप में उसे डिवाइड करते हैं। तो अभी हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं बैटन वायरिंग के क्या क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज इट इज इजी टू मेंटेन। सेकंड वन इज मॉडिफिकेशन टू दिस वायरिंग कैन बी मेड इजीली, क्योंकि ये बाहरी है ओपन सरफेस पे तो इसमें मॉडिफिकेशन भी बहुत ही इजी होता है, मेंटेनेंस भी इजी होता है। लाइफ ऑफ दिस वायरिंग इज लॉन्ग, सो कंपैरेटिवली इसकी जो वायरिंग की जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द क्लिट वायरिंग। लुक्स गुड इन अपीयरेंस, तो दिखने में भी ये अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही नजदीक हम लोगों ने केबल कनेक्ट किए हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग भी ये यूटिलाइज नहीं करता है। कॉस्ट आर लो कंपेयर टू द अदर वायरिंग,
क्लिट से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बाकी के जो आगे हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे उससे इसका जो प्राइस होता है वो कम होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीकेज करंट रिमेन्स लो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लीकेज करंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पीछे है तो जो वॉल है और जो केबल है उसके बीच में हम लोग एक वुडन बैटन कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से, और वुड तो हमने डिस्कस किया था कि एक बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर आप बोल सकते हो कि अच्छा इंसुलेटर है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसके वजह से कोई भी अगर लीकेज करंट फ्लो हो या केबल में से तो वो डायरेक्टली जो वॉल है उससे पास नहीं होगा। तो वुडन जो बैटन है वो एक अच्छा इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, जिसके वजह से ये जो लीकेज करंट का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। तो साथ में हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज देयर इज ए रिस्क ऑफ फायर। ऑब्वियसली फायर की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है क्योंकि ओपन एरिया में कनेक्टेड है। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे वुड का यूज किया है तो फायर के चांसेस है। ड्यू टू मॉइस्चर एंड केमिकल इफेक्ट इट इज नॉट सुटेबल फॉर द आउटडोर यूज। तो मॉइस्चर और केमिकल इफेक्ट की वजह से वुड है वो डैमेज हो सकता है, जिसके वजह से ये आउटडोर यूज के लिए प्रेफर नहीं करते। हम लोग यूजुअली इंडोर यूज के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ओनली सुटेबल फॉर यूज बिलो द 250 वोल्ट। तो हम लोग ज्यादा वोल्टेज के लिए भी हम लोग ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो केबल वगैरह है वो बहुत ही हम लोग नजदीक कनेक्ट करते हैं। कैन नॉट यूज द हेवी वायर इन दिस टाइप ऑफ द वायरिंग। तो जो केबल है वो बहुत ही हमें लाइट वेट यूज करना पड़ता है, बहुत ही हेवी केबल हम लोग इससे पास नहीं कर सकते क्योंकि उसका अगर वेट ज्यादा हुआ तो जिसके वजह से ये जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो हम लोग ब्रास क्लिप्स यूज करते हैं वो उसे पर्टिकुलर जगह पे होल्ड नहीं कर सकते, जिसके वजह से हमें ये वायरिंग सिर्फ लाइट वेट जो केबल्स है उसके हेल्प से हमें करनी पड़ती है। मोर केबल्स एंड वायर्स आर नीडेड। तो इसमें हमें ज्यादा केबल और वायर की जरूरत पड़ती है। तो ये है कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ द बैटन वायरिंग। तो नेक्स्ट टाइप है केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आपने देखा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के घर पे भी ये टाइप की वायरिंग आपने बहुत जगह पे देखी होगी। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है केसिंग केपिंग वायरिंग। The casing caping is one of the simplest form of the electrical wiring system. Obviously, the PVC insulated wires are placed in a plastic casing and covered with the cap. Hence, the name casing and caping. तो इसमें क्या होता है आप नीचे देख सकते हो, दो पार्ट में इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। जो नीचे का पार्ट है वो होता है केस और जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं केपिंग, यानी कि जो कैप की तरह इस पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे केसिंग एंड केपिंग। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका भी आप फुल फॉर्म ध्यान में रखना, मैं पीछे बताना भूल गया लेकिन इधर वापस आया। तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी का फुल फॉर्म भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जो केसिंग केपिंग है वो यूजुअली प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है, जिसमें जो केसिंग है उसमें अंदर ग्रूव्स होते हैं जहाँ पे जो कैप है ये हम लोग फिट करते हैं, और ये दोनों के बीच में जो गैप होती है उससे हम लोग जो केबल है वो पास करते हैं। इंसुलेटेड जो केबल है वो हम लोग इससे पास करते हैं। केसिंग इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप where the cables run through it having grooves। तो आप ये देख सकते हो डायग्राम में कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है जिसके अंदर जो ग्रूव्स है इसमें जो कैप है वो फिक्स होती है और इसके अंदर से हम लोग जो केबल है वो पास करते हैं। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द केस एंड कैप इज 1 मीटर एंड आर अवेलेबल इन द साइज ऑफ 1.5 इंच इन विड्थ एंड 0.8 इंच इन थिकनेस। तो इसका जो लेंथ है और जो थिकनेस है वो यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो जो इसका स्टैंडर्ड लेंथ है वो 1 मीटर होता है, जो इसका विड्थ है उसे हम दिया है यहाँ पे 1.5 इंचेस। तो ये जो विड्थ होता है ये 1.5 इंचेस होता है यूजुअली, इससे कम भी होता है। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। एंड जो इसका थिकनेस होता है ये जो प्लास्टिक का वो होता है 0.8 इंचेस इन थिकनेस, यानी कि ये जो थिकनेस है वो होता है 0.8 इंचेस। इट इज मोस्टली यूज इन होम एंड ऑफिस स्पेसेस। तो जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट देखा होगा होम अपने घर पे देखा होगा या फिर ऑफिस में जो होता है, तो ये पर्टिकुलर वायरिंग को हम लोग कहते हैं केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। दिस वायरिंग कैन बी इंस्टॉल्ड इन बोथ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कनेक्ट करने की वजह से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कवरिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसे मिलता है और एक कवरिंग की वजह से इसको एक एडवांटेजेस भी मिलता है। तो हम लोग क्या क्या एडवांटेजेस है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ द केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। द फर्स्ट वन इज This wiring system is way cheaper than the sheath and the conduit wiring system। तो conduit wiring क्या होता है वे अभी हम लोग देखते हैं आगे। और जो sheath wiring होता है इससे भी ये easy होता है, क्योंकि sheath wiring के लिए हमें जो वायरिंग होती है वो बहुत ही थोड़ा कॉस्टली होती है, क्योंकि वहाँ पे एक मेटल की जो शीट है वो हम लोग केबल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन के लिए केसिंग केपिंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने थोड़ा कम या फिर विदाउट शीथ वाला अगर हम लोगों ने केबल भी यूज किया तो हम लोग उसे इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
इट इज कंसिडर्ड सेफ फ्रॉम द स्मोक, डस्ट, डैम्पनेस एंड ह्यूमिडिटी, क्योंकि प्लास्टिक का जो कवरिंग है वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो अंदर का जो केबल है वो बहुत ही सही सलामत रहता है, स्मोक, डस्ट या फिर कोई ह्यूमिडिटी से वो बच जाता है। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन कैन बी डन इन द वायरिंग सिस्टम, तो जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है तो जिसके वजह से हम लोग उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन या फिर कस्टमाइजेशन करना इसमें बहुत ही ईजी होता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये वायरिंग में हम लोग केसिंग केपिंग यूज करते हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई होती है, और हमने डिस्कस किया भी था कि जो प्लास्टिक है वो एक अच्छा इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो अगर कोई भी लाइव वायर ओपन हुई जो केसिंग केपिंग के अंदर है तो हमें शॉक नहीं लग सकता, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रिपेयरिंग बिकम्स वेरी इजी इफ फेज एंड न्यूट्रल वायर इज इंस्टॉल्ड इन सेपरेट स्लॉट्स, तो ये बहुत ही इजी होता है इंस्टॉलेशन के लिए। कभी भी हम लोग जो केपिंग है वो निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी से निकल जाती है, आपने ट्राई भी किया होगा अपने घर पे श्योरली। तो इसमें रिपेयरिंग और जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो कम हो जाता है और बहुत ही इजी हो जाता है। तो अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। There is a risk of the major fire due to the short circuit because of the plastic in this wiring system, तो इसमें फायर के चांसेस है लेकिन जो इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रिक शॉक से ये अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन फायर के जो चांसेस है वो यहाँ पे थोड़े से बढ़ जाते हैं। दिस वायरिंग सिस्टम इज नॉट सुटेबल इन द एसिडिक कंडीशन इन द इंडस्ट्रीज, क्योंकि प्लास्टिक है वो एसिड में अच्छा काम नहीं करता है, वो डैमेज हो सकता है, तो इसलिए कोई भी अगर एसिडिक इंडस्ट्रीज है तो वहां पे ये पर्टिकुलर वायरिंग हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एनी फॉल्ट कॉज इन द वायर, तो केसिंग केपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो केपिंग है उससे हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर क्लोज कंटेनर में वो होता है, प्लास्टिक के कंटेनर में यानी कि केसिंग केपिंग में, जिसके वजह से अगर कहीं भी वायर डैमेज हुआ तो हम लोग इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो कैप है वो निकालनी पड़ती है और उसके बाद में हम लोग इसे देखते हैं। जो पहले हम लोगों ने देखा था क्लिट वायरिंग और बैटन वायरिंग में, उसमें कोई भी कवरिंग प्रोवाइडेड नहीं थी, तो हम लोग डायरेक्टली विजुअल इंस्पेक्शन से आंखों देखे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली देख सकते थे कि कोई भी डैमेज हुआ है वायर या कि नहीं हुआ है। लेकिन केसिंग केपिंग में हमें जो कैप है वो अलग से निकालनी पड़ती है और उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जोन में जो वायर है वो डैमेज हो गई है। तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी है लेकिन थोड़े से बहुत डिसएडवांटेजेस है, जिसके वजह से हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं होम या फिर ऑफिस में। तो लास्ट टाइप की जो वायरिंग है वो होती है कंड्यूट वायरिंग। तो आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे जो कंड्यूट्स है वो हम लोग यूज करते हैं। कंड्यूट्स मतलब बेसिकली एक पाइप स्ट्रक्चर, तो जो पाइप्स है वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कंड्यूट्स, तो इसके वजह से इसे हम लोग कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। अमंग द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ द वायरिंग। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस में इन्होंने कह दिया कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया था तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वायरिंग का वो होता है कंड्यूट वायरिंग। तो क्यों होता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। द कंड्यूट वायरिंग इज डन बाय यूजिंग द कंड्यूट which is simply the channels or the tubes that provides the path and protection to the electrical wiring। तो ये जो ट्यूब है या फिर कोई पाइप टाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से हम लोग ये वायरिंग करते हैं, तो इससे हम लोग बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग को है वो प्रोवाइड करते हैं। द कंड्यूट्स दैट आर यूज इन कंड्यूट वायरिंग मे बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो ये मेटेलिक है, लेकिन हम लोग जो पीवीसी पाइप्स है वो भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जो नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है। The plastic fiber and the fire clay as used to make conduits। तो जो conduits है जो नॉन मेटेलिक कैटेगरी में आते हैं वो प्लास्टिक से, फाइबर से या फिर जो फायर क्ले है इसके हेल्प से हम लोग यूज करते हैं। The metal conduits are also widely used। तो जो मेटल कंड्यूट्स है वो भी मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। तो जैसे रिक्वायरमेंट्स होगी, जिससे इकोनॉमिकल होगा, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हेल्प से हम लोग ये वायरिंग का डिजाइन कर सकते हैं। तो चाहिए तो हम लोग मेटेलिक पाइप्स भी यूज करते हैं या फिर हम लोग जो नॉन मेटेलिक पाइप है वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द कंड्यूट्स आर मेनली रिजिड बट फॉर सम पर्पजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंड्यूट इज मॉडिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत ही रिजिड होता है, यानी कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है मैकेनिकल वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पे अगर हमें कोई कर्व हुआ, बेंड हुआ, तो हम लोग यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से कंड्यूट के वहां पे कुछ भी जो मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो बेंड है वो हमने कंड्यूट के हेल्प से प्रोवाइड किया है। ये जो मेटेलिक पाइप है फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे जो बेंड है आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो, या फिर यहाँ से स्ट्रेट होके हम लोगों ने यहाँ पे जो पाइप है वो बेंड किया है। तो जैसे रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है।
द इलेक्ट्रिकल कंड्यूट प्रोवाइड्स द एनक्लोजर टू अवॉइड डैमेजेस इन वायरिंग ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर। तो जो कोई भी वायरिंग है वो हम लोग एक कंड्यूट के अंदर रखते हैं, तो ये अच्छा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर है कोई भी अगर मैकेनिकल डैमेजेस के लिए, तो ये सब अवॉइड कर देता है। और बाकी के जो वायरिंग है उससे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू इवन केसिंग एंड केपिंग। क्योंकि केसिंग केपिंग में क्या होता है, सिर्फ हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे मेटेलिक पाइप्स यूज किए, मेटेलिक कंड्यूट्स यूज किए, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द कंड्यूट वायरिंग विच आर, द फर्स्ट वन इज सरफेस कंड्यूट वायरिंग एंड द सेकंड वन इज कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग में क्या होता है, जो वॉल होता है उसके सरफेस पे हम लोग ये जो पाइप्स है या फिर जो कंड्यूट्स है वो प्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम जो लिंक्स है वो। और सेकंड टाइप इज कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन पे टाइम पे ही अगर हमने वॉल में अगर कुछ ऐसे होल्स क्रिएट करे जिसके हम लोग हेल्प से पाइप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर उससे अंदर ही हम लोगों ने वायरिंग प्रोवाइड किया जिसके ऊपर हम लोग प्लास्टर लगा देते हैं और पेंटिंग लगा देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो ये हमें वॉल के अंदर रखते हैं, तो ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देती है। मैक्सिमम केसेस में होम अप्लायंसेस में हम लोग ये टाइप की वायरिंग प्रेफर करते हैं। तो जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो स्टार्टिंग में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही ये जो वायरिंग है, जो कंड्यूट्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और जैसी बाद में रिक्वायरमेंट होगी जिस घर की, उसके हिसाब से हम लोग जो स्विच बोर्ड वगैरह है या फिर जो लोड से आगे के फैन या फिर जो लाइटिंग है वो हम लोग बाद में कनेक्ट करते हैं। तो अभी एक एक करके देख लेते हैं सरफेस कंड्यूट वायरिंग एंड कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग क्या क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज सरफेस कंड्यूट वायरिंग। दिस टाइप ऑफ वायरिंग इज डन ऑन द आउटसाइड ऑफ द वॉल। तो ये हमने डिस्कस किया था, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। ये वॉल के ऊपर ये जो क्लिप्स है इसके हेल्प से ये जो पाइप है या फिर जो कंड्यूट है वो प्लेस किया, और इसके अंदर से आप देख सकते हैं जो केबल्स है वो हम लोगों ने ट्रेस किए हैं। This is done by making a hole in the wall at equal distances and fixing it with the help of the galvanized iron clamp। तो होल हम लोग क्लैम्प में से जो स्क्रू है वो इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जो क्लैम्प है ये इसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द वॉल, जिसकी वजह से एक ही जगह पे फिक्स हो जाती है। और इन्होंने क्या कहा है, तो होल हम लोग करते हैं वॉल में, ये जो स्क्रू होता है क्लैम्प्स के उसके लिए हम लोग होल करते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे करते हैं, तो दिखने में भी ये अच्छा लगता है, और जो सपोर्ट है कंड्यूट्स को वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाय पुलिंग द वायर थ्रू दिस पाइप इट इज गिवन टू द बोर्ड एंड लाइट, फैन और द अनदर कंज्यूमर डिवाइसेस। तो इसमें से जो वायरिंग है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और आखिर में जो वॉल से वो पास होके सर्किट बोर्ड के अंदर तक आ जाता है, और वो वायरिंग हम लोग बाद में कहीं भी जहाँ पे यूज होगा, यानी कि लाइट, फैन या फिर कोई भी अनदर कंज्यूमर जो डिवाइसेस है जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पे ये जो वायरिंग है वो हम अंदर से घुमा सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग क्या होता है। आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो, ये बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन फेज में है तभी यहाँ पे जो कंड्यूट्स है वो प्लेस किए जाते हैं वॉल के अंदर, और उसके बाद इससे हम लोग वायरिंग पास करते हैं। A plastic or metal pipe is connected inside the plaster by drilling a hole in the wall under this type of the wiring। तो इसमें जैसे मैंने कहा था कि वॉल के अंदर हम लोग होल करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन फेज में यूजुअली किया जाता है, और उससे हम लोग जो कंड्यूट्स है वो पास करते हैं। In this wiring, the pipe that is placed inside the plaster should be continuous and there should not be any puncture or block। तो ये जो कंड्यूट्स हम लोग यूज करते हैं ये कंटिन्यूस होना चाहिए, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और जो कोई भी ब्लॉकेज या फिर पंक्चर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिससे अगर हम लोग वायर पास करेंगे तो बीच में वो कहीं भी अटक जा सकती है या फिर वहां पे कोई भी केबल को डैमेज हो सकता है, जिसके वजह से जो कंड्यूट है वो हम लोग कंटिन्यूस एंड जो स्ट्रेट है वो यूज करते हैं। इफ द स्टील और द अदर मेटल पाइप इज यूज इट इज नेसेसरी टू गिव इट द सम डिस्टेंस अर्थिंग। तो अर्थिंग हम लोगों ने क्या होता है ये डिस्कस किया है पहले ही, तो इसमें हम लोग स्पेसिफिक इंटरवल में हम लोग यहाँ पे अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे स्टील या फिर कोई भी मेटल पाइपिंग अगर यहाँ पे यूज किए जाती है, क्योंकि मेटल से कोई भी जो लीकेज करंट है वो फ्लो हो सकता है, जिसके वजह से जो शॉर्ट सर्किट है या फिर जो शॉक के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम लोग वहां पे जो अर्थिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द हाउस मोस्ट ऑफ द पीवीसी पाइप्स इज यूज। तो यूजुअली जो हाउसेस के अंदर होता है वो हम लोग पीवीसी पाइप्स यूज करते हैं, जो मेटेलिक पाइप होता है वो ज्यादातर यूज नहीं कर सकते। Doing this wiring protects against the rodents, so wiring cutting can easily get rid of such problems। तो कोई भी जो rodents होता है यानी कि जो चूहे, रैट्स वगैरह होते हैं, जिसके वजह से वो जो वायर है वो कट करते हैं, तो ये पर्टिकुलर चांसेस है वो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि जो वायरिंग है वो कम्प्लीटली ये जो कंड्यूट्स है उसके अंदर है और जो कंड्यूट्स है वो वॉल के अंदर है, तो कोई भी ओपन वायरिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है रैट्स के लिए,
तो जो वायर कटिंग के जो चांसेस होते हैं जिसकी वजह से जो सप्लाई होता है वो इंटरप्शन हो जाता है, तो ये हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इज वाई दिस वायरिंग इज मोर कन्वीनियंट एंड पॉपुलर फॉर होम और ऑफिसेस, जिसके वजह से ये दिखने में भी अच्छा लगता है क्योंकि ये दीवार के अंदर होता है और ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। जो सप्लाई है वो भी मैक्सिमम टाइम कंटिन्यूस होता है और कोई भी जो शॉक के जो चांसेस है वो हम लोग एलिमिनेट करते हैं अगर प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइड की तो अभी हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या होता है। द कंड्यूट वायरिंग इज द सेफेस्ट वायरिंग मेथड, ऑब्वियसली क्योंकि ये दीवार के अंदर है तो कोई भी अगर मैकेनिकल जो डैमेजेस हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते ही है। कोई भी जो रोडेंट्स रैट्स के वजह से जो चांसेस होते हैं कटिंग के वो भी हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसके वजह से जो शॉक है वो भी हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। इट लुक्स गुड इन अपीयरेंस देन द अदर वायरिंग सिस्टम एज दे आर लेड अंडर द प्लास्टर एंड पेंटिंग, करेक्ट। रिस्क ऑफ डैमेज ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अवॉइड, तो जो कोई भी बाहर से अगर मैकेनिकल डैमेज हो सकता था वो हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये दीवार के अंदर है। लास्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इज मोर, तो बाकी वायरिंग जो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उससे ज्यादा सस्टेनेबल है और मोर रिलायबल है। सो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। The first one is costing of installation of the conduit wiring is high because of the use of the metallic pipe. So metallic pipe के वजह से इसका जो costing है वो बढ़ जाता है। It is not easy to find the faults in wiring as it laid under the plaster. तो ये दीवार के अंदर है जिसके ऊपर हम लोग ने प्लास्टर कवर किया है, पेंटिंग की है और एक कंड्यूट के अंदर है, तो यहाँ पे हम लोग जो कोई भी अगर फॉल्ट हुआ तो ये हम लोग बाहर से देख के पता नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें थोड़ा एडिशनल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ द कंड्यूट वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोग बाद में इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते। जो कोई भी करना है वो हमें स्टार्टिंग के फेज में यानी कि जो कंस्ट्रक्शन फेज में है वही करना पड़ता है। अगर हम लोगों ने बाद में करने की कोशिश की तो पूरा होल करने का प्रोसेस वॉल में, फिर बाद में प्लास्टरिंग, बाद में पेंटिंग, तो ये बहुत ही हेक्टिक, कॉम्प्लेक्स और थोड़ा कम इकोनॉमिकल हो जाता है। विदाउट द प्रॉपर ग्राउंडिंग द मेटेलिक पाइप्स कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो अगर हम लोगों ने प्रॉपर ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग प्रोवाइड नहीं की तो इसमें शॉक लग सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने प्रॉपर अर्थिंग वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की और कोई भी अगर इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं हुआ तो ये सबसे बेस्ट मेथड है वायरिंग के लिए। तो अभी तक हमने जो 4 टाइप की जो वायरिंग सिस्टम है वो डिस्कस किए हैं। तो एज अ कंक्लूजन हम इसे एक चार्ट में कंपेयर कर सकते हैं जिसके वजह से आपको इजीली ये ध्यान में रखने में आसानी हो जाएगी। तो देख लेते हैं एक एक करके चार्ट में क्या है। तो फर्स्ट वन इज क्लिट वायरिंग है, यहाँ पे केसिंग केपिंग है, बैटन वायरिंग है, कंड्यूट वायरिंग है। तो सबसे पहले लाइफ किसकी ज्यादा होती है, तो अभी तक हमने देखा था कि जो कंड्यूट वायरिंग है उसकी सबसे ज्यादा होती है और जो क्लिट वायरिंग है ये सबसे कम होती है। देन कॉस्टिंग भी किसकी कम होती है, सबसे ज्यादा लो सबसे क्लिट वायरिंग की होती है एंड द हाईएस्ट इज कंड्यूट वायरिंग। देन द मैकेनिकल प्रोटेक्शन, तो क्लिट वायरिंग में तो कुछ भी नहीं होता है। सिमिलरली बैटन वायरिंग में भी कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं होता है। केसिंग केपिंग में थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लेकिन सबसे अच्छा प्रोटेक्शन होता है वो हम लोग कंड्यूट वायरिंग में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ द फायर, तो यहाँ पे क्लिट वायरिंग में तो फायरिंग के चांसेस तो कुछ होते नहीं है क्योंकि सब ओपन है और मिनिमम हम लोग यहाँ पे मटेरियल यूज करते हैं, तो फायर के चांसेस बहुत ही कम है यहाँ पे। कंड्यूट वायरिंग में भी बहुत कम चांसेस है क्योंकि दीवार के अंदर होते हैं। केसिंग केपिंग में और बैटन वायरिंग में फायर होने के चांसेस है, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था क्योंकि बैटन वायरिंग में हम लोग जो वुडन बैटन है वो यूज करते हैं और जो केसिंग केपिंग में जो हम लोग केसिंग और केपिंग यूज करते हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई होती है, तो जिसके वजह से जो फायर के चांसेस है वो ये केसिंग केपिंग और बैटन वायरिंग में होता है। देन द इंस्टॉलेशन क्लिट का बहुत ही ईजी होता है और जो कंड्यूट वायरिंग का होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली केसिंग केपिंग का हम लोग मीडियम कहते हैं या फिर जो बैटन वायरिंग का है वो ईजी होता है, तो इसके हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हो। देन द इंस्पेक्शन इज इजी, तो जो कोई भी ओपन सरफेस पे है वो हम लोग इजीली देख सकते हैं, जिसका इंस्पेक्शन हम लोग इजीली कर सकते हैं। कंड्यूट वायरिंग का इंस्पेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि दीवार के अंदर होता है। नेक्स्ट वन इज रिपेयरिंग, तो क्लिट वायरिंग का रिपेयरिंग बहुत ही ईजी होता है। सिमिलरली जो बैटन वायरिंग का होता है वो भी इजीली होता है क्योंकि ओपन होता है। कंड्यूट वायरिंग का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड द केसिंग केपिंग का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पॉपुलैरिटी इसमें क्लिट वायरिंग की इतना अच्छा नहीं है, बैटन वायरिंग भी इतना हम लोग यूज नहीं कर सकते, केसिंग केपिंग हम लोग थोड़ा यूज करते हैं और सबसे जो मैक्सिमम पॉपुलर है वो होता है कंड्यूट वायरिंग। देन द लास्ट वन इज टाइप ऑफ द स्किल, तो क्लिट के लिए हम लोग इतना स्किल लेवल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बैटन वायरिंग के लिए भी सिमिलरली इतना हाई स्किल जो पर्सन है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। केसिंग केपिंग के लिए थोड़ा जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कंड्यूट वायरिंग के लिए क्योंकि हम लोग ये दीवार के अंदर करते हैं। तो आप एक रफली आइडिया लगा सकते हो कि जो बहुत ही जो डिसएडवांटेजेस है या फिर जो सबसे कम है लो वाले है या फिर इजी है वो क्लिट वायरिंग में है
जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, जो हार्ड वाले है लेकिन उतना ही स्ट्रांग है या फिर मोर बेनिफिशियल है, वो कंड्यूट वायरिंग है। तो कंड्यूट वायरिंग सबसे बेस्ट होता है इन केस ऑफ प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग, लेकिन ये इकोनॉमिकल थोड़ा कम होता है, जिसका जो कॉस्टिंग होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। क्लिट वायरिंग एग्जैक्ट अपोजिट है, ये बहुत ही ईजी होता है, इसका जो प्राइस होता है वो भी बहुत ईजी होता है। ये जो टेम्पररी हम लोग इंस्टॉलेशन है वहां पे हम लोग यूज करते हैं, जो कंड्यूट वायरिंग है वो हम लोग परमानेंट इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ये चार्ट आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कुछ रूल्स है, यानी कि आई रूल्स फॉर इंटरनल वायरिंग, जो हम लोग वायरिंग करते हैं तो कुछ रूल्स हम लोग वहां पे फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले से ही। द मिनिमम साइज ऑफ द कंडक्टर यूज इन द डोमेस्टिक वायरिंग नॉट बी लेस देन द 1/1.12 mm इन कॉपर एंड 1/1.4 mm इन एल्यूमिनियम वायर। तो इसका आप मिनिमम साइज ऑफ द कंडक्टर ध्यान में रखना। अगर हम लोगों ने कॉपर यूज किया तो 1/1.12 mm का यूज करते हैं, और अगर एल्यूमिनियम का यूज किया तो 1/1.4। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो कॉपर के लिए 1/1.12 एंड एल्यूमिनियम के लिए 1/1.4। तो ये अच्छे से लिख लेना। द हाइट ऑफ द मीटर बोर्ड मेन स्विच बोर्ड आर फिटेड 1.5 मीटर्स अबाउ द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल का जो सरफेस लेवल होता है उससे हम लोग 1.5 मीटर ऊपर कनेक्ट करते हैं। एकदम बहुत ही नीचे भी हम लोग नहीं कनेक्ट कर सकते सरफेस या फिर जो ग्राउंड होता है फ्लोरिंग के, क्योंकि एक्सेस करने में भी वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। या फिर अगर कोई छोटे छोटे बच्चे भी अगर घर में हुआ तो उनके लिए भी वो इजीली हाथ वहां पे लगा सकते, तो ये सेफ नहीं होगा, जिसके वजह से जो 1.5 मीटर जो डिस्टेंस है वो आई रूल्स में मेंशन किया गया है स्विच बोर्ड और मेन जो मीटर बोर्ड है वह उसके लिए। केसिंग विल बी रन एट द हाइट ऑफ 3 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो जो हम लोग केसिंग केपिंग यूज करते हैं तो ये मिनिमम 3 मीटर होना चाहिए ग्राउंड लेवल से, इसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लाइट ब्रैकेट्स शुड बी फिक्स्ड एट द हाइट ऑफ 2 to 2.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल। तो लाइट ब्रैकेट्स के लिए 2 to 2.5 मीटर हम लोग ग्राउंड लेवल से ऊपर रखते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैंने बहुत ही कम चीजें आपको बोला है कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की गई है जिससे आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन ये कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज इन अ सब सर्किट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स परमिटेड इज 10। तो जो सब सर्किट होता है यानी कि जो स्विच बोर्ड हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग प्लेस करते हैं वो होता है 10। 10 से ज्यादा यूज हम लोग नहीं करना चाहिए, ऐसा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स कहता है। एंड द मैक्सिमम लोड परमिटेड इज 800 वैट। तो एक पर्टिकुलर सब सर्किट में हम लोग मैक्सिमम 800 वैट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। 10 पॉइंट्स इन 800 वैट, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इन अ पावर सर्किट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स परमिटेड इज 2 एंड द मैक्सिमम लोड परमिटेड इज 3000 वैट्स। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक सब सर्किट अलग होता है एंड पावर सर्किट अलग होता है। तो पावर सर्किट में मैक्सिमम वैटेज हम लोग यूज करते हैं वो होता है 3000 वैट एंड जो सब सर्किट है वो होता है 800 वैट। जो घर पे होता है उसे हम लोग सब सर्किट कहते हैं, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हो। जो 10 एंड 800 वैट वो हम लोग घर पे यूज करते हैं, उसके लिए सब सर्किट कहते हैं। और जो पावर सर्किट है वो हम लोग हाई पावर के लिए यूज करते हैं, जिससे हम लोग मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ही यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम उसका डिमांड होता है या फिर जो मैक्सिमम लोड परमिटेड है वो होता है 3000 वैट। तो इससे अगर हम लोग ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के वो खिलाफ होगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, कौन से टाइप के वायरिंग होते हैं और कौन से टाइप के वायरिंग हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो अच्छे से नोट डाउन करना। साथ में ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है ये भी लिख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है एग्जाम में, और मैं भी आगे पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के जो सिलेबस में है ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है वो मेंशन किया गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देख सकते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन हम लोग आने वाले लेक्चर में यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछ देना। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होता है। डेली हम लोग वहां पे 2 इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक जो कोई भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, उसे रिलेटेड हम लोग क्विज पोस्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट से। तो अभी तक वहां पे 90 से ज्यादा मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना।
तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चंस के साथ।